जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के हिस्ट्री और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक ये वीडियोस ना देखे हों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसऑर्डर्स, विकारों का वर्गीकरण। यह क्लास वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो स्टूडेंट्स अपना करियर साइकोलॉजी में बनाना चाहते हैं, खासकर काउंसलिंग की फील्ड में या क्लिनिकल फील्ड में, उनके लिए यह क्लास काफी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग डिसऑर्डर्स के दो मेन कैटेगरीज का अध्ययन करेंगे, जो कि हैं आईसीडी और डीएसएम। आईसीडी और डीएसएम के बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक बार यह देखते हैं कि आखिर में वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशंस होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण से तात्पर्य है असामान्य व्यवहारों को ऐसे श्रेणियों में विभक्त करना जिनसे उनके स्वरूप को ठीक ढंग से एवं स्पष्ट रूप से समझा जा सके। श्रेणीकरण के इस प्रविधि को निदान या डायग्नोसिस कहा जाता है, और जब निदान मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है तो इसे मनोनिदान या साइकोडायग्नोसिस कहा जाता है। एक बार हम यह देखते हैं कि डायग्नोसिस होता क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको बुखार है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके लक्षणों को देखता है और उसके लक्षणों को देखकर यह निर्धारित करता है कि जो बुखार है वो कौन सा बुखार है, वो मलेरिया का बुखार है या टाइफाइड का बुखार है या कोई अन्य बुखार है। इस प्रक्रिया को ही हम डायग्नोसिस कहते हैं या निदान कहते हैं। निदान के द्वारा ही हम असमान व्यवहार या कुसमायोजी व्यवहार के स्वरूप और कारणों का पता लगा पाते हैं और उसके उपचार के लिए एक सही योजना बना पाते हैं। असमान व्यवहार के वर्गीकरण को मूलतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण तंत्र, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और दूसरा है भारतीय वर्गीकरण तंत्र, इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण तंत्र के बारे में। असामान्य व्यवहारों को वर्गीकृत करने का प्रयास काफ़ी पुराना है, परंतु 19वीं शताब्दी में जब अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मानसिक रोगियों के लिए विभिन्न तरह के मानसिक अस्पताल खोले गए, उसके बाद इस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया। 1882 में ग्रेट ब्रिटेन में स्टैटिस्टिकल कमेटी ऑफ द रॉयल मेडिकल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने असमान व्यवहार के वर्गीकरण के एक तंत्र का प्रतिपादन किया, परंतु 3 बार संशोधन के बाद भी इसके सदस्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं 1889 में पेरिस में कांग्रेस ऑफ मेंटल साइंस के रूप में एक एकांकी वर्गीकरण तंत्र का प्रतिपादन किया, जो कि सफल न हो सका। इससे पहले 1886 में अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर द इनसेन ने ब्रिटिश तंत्र का संशोधित रूप स्वीकार किया। यह एसोसिएशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अग्रदूत माना गया। 1913 में एसोसिएशन ने एक नया वर्गीकरण तंत्र अपनाया, जिसमें एमिल क्रिपलिन के विचारों को सम्मिलित किया गया। एमिल क्रिपलिन को श्रेणीबद्ध वर्गीकरण तंत्र का जनक माना जाता है। इन्होंने मनोविक्षिप्ति साइकोसिस के 2 प्रकार बताए, डिमेंशिया प्रिकॉक्स, जिसे आजकल हम मनोविदलता या स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, उत्साही विषादी मनोविक्षिप्ति। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी अब तक कोई ऐसा वर्गीकरण तंत्र नहीं विकसित हो पाया था जिसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने एक रूप से सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया हो। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकरण तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत
पहला वर्गीकरण तंत्र है ICD, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, इंजरीज एंड कॉजेज ऑफ डेथ, जिसका प्रकाशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसकी मान्यता को सभी देशों ने स्वीकार किया। तत्कालीन समय में ही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक अन्य वर्गीकरण तंत्र को प्रकाशित किया, DSM, जिसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे DSM के बारे में, क्योंकि साइकोलॉजी की फील्ड में DSM के क्लासिफिकेशंस को अधिक मान्यता प्रदान किया गया है। DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा 1952 में प्रकाशित किया गया, जिसे DSM फर्स्ट के नाम से जाना गया। बाद में इसमें कुछ कमियां पाई गईं, जिसको दूर करने के लिए 1968 में इसका संशोधित रूप DSM सेकेंड के नाम से प्रकाशित किया गया। DSM सेकेंड में भी स्पिट्जर और फ्लेसिस के द्वारा कुछ कमियां पाई गईं। उनके अनुसार DSM सेकेंड में कंसिस्टेंसी की कमी थी, जिसके बाद 1980 में इसका पुनः संशोधन कर DSM थर्ड के नाम से प्रकाशित किया गया और इस संशोधन कमेटी के अध्यक्ष स्पिट्जर ही थे। DSM थर्ड की भी बाद में पुनः समीक्षा की गई और 1987 में DSM थर्ड की जगह पर उसका रिवाइज्ड वर्जन DSM थर्ड R प्रकाशित किया गया। संशोधन की यह प्रक्रिया आगे भी चलती रही और 1994 में DSM थर्ड R की जगह DSM 4 आ गया। इसके बाद 2000 में DSM 4 के मूल पाठ में संशोधन किया गया, जिसे DSM 4 TR कहा गया। इसकी विशेषता यह है कि इसमें DSM 4 द्वारा प्रस्तावित मानसिक रोगों के श्रेणियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इन श्रेणियों में सिर्फ नए मूल पाठ सामग्रियों को जोड़ा गया। DSM 4 TR में करीब 250 विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रकारों का वर्णन किया गया है। इन सब में सबसे अधिक लोकप्रियता DSM 4 को मिली। अगर हम DSM के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 2013 में DSM 5 के नाम से इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम DSM 4, DSM 5 तथा ICD की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है। इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।